आकाश आनंद कौन है? मजबूरी से बना। कंज्यूमर से अच्छा आपको मार्केटिंग कोई नहीं सिखा सकता। 1 रुपए की चीज दुनिया 25 रुपए की बेचती है। परफ्यूम कॉस्टली तब तक थे जब तक कोई सॉल्व नहीं कर रहा था। एक दुनिया जो हमारी आपकी है, फिर एक दुनिया वो जो खुशबुओं से गुलजार है। इस गुलजार दुनिया के एक जाने माने शख्स हैं आकाश आनंद, जिन्होंने जीरो से लेकर आज करोड़ों की कंपनी शुरू की। कंपनी का नाम बेला वीटा। आज CXO मंत्रा के इस एपिसोड में आकाश से बात करेंगे और जानेंगे कैसे किया उन्होंने सब कुछ। बेला वीटा वर्ल्ड क्लास लग्जरी परफ्यूम्स, बॉडी केयर और स्किन केयर प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी, जो अपने कस्टमर से कहती है फील गुड एंड स्मेल इवन बेटर। कंपनी का दावा है कि वो इंडिया की लार्जेस्ट परफ्यूम कंपनी है। बेला वीटा अपने 30 से ज़्यादा परफ्यूम्स बनाने के लिए फ्रांस, स्पेन और इटली से ऑयल्स इंपोर्ट करती है। आज कंपनी का रेवेन्यू 700 से 800 करोड़ का है, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के पीछे एक कहानी है। कहानी गुड़गांव के आकाश आनंद की, जिन्होंने UK की नॉर्थम्बिया यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया और अपनी माँ के एक छोटे से सैलून से इंस्पायर होकर 2018 में बेला वीटा ऑर्गेनिक नाम से कंपनी की शुरुआत की। CXO मंत्रा के इस एपिसोड में आकाश से जानेंगे आखिर कैसे काम करती है खुशबुओं की दुनिया, कौन सी वो कैटेगरी है जिसमें आज भी तगड़ा बिजनेस बनाया जा सकता है, और क्यों उन्होंने अपने शुरुआती दौर में दीवार पर 20 करोड़ लिखा था। आकाश, वेलकम टू जी बिजनेस। थैंक यू निकिता। बहुत अच्छा, आप बताइए, हाउ आर यू? आई एम फाइन। टू स्टार्ट विद, सबसे पहले आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा जानते हैं। कौन है आकाश आनंद? यार, आकाश आनंद कौन है? आकाश आनंद इज अ जनरल इंडियन विद अ प्रॉपर इंडियन मिडिल क्लास मेंटालिटी के लाइफ में सब कुछ चाहिए और सही वैल्यू पे चाहिए, और लाइफ फुल एंजॉय करनी है, अच्छे से जीना है। एक बड़ी अच्छी हिंदी में लाइन होती है कि लाइफ जीनी नहीं है, जीनी है। तो वही करना है। आई वांट टू लिव लाइफ टू द फुलेस्ट एंड एंजॉय एवरी मोमेंट। तो दैट इज आकाश आनंद। कहाँ से शुरुआत हुई बेला वीटा की? थोड़ी सी उसकी कहानी बताइए। बेला वीटा ना निकिता एक सैलून होता था। मेरी मदर और मेरी सिस्टर ने शुरू किया था। 2012 में उन्होंने सैलून खोला था, एंड उनकी स्पेशलिटी ये थी कि वो अपने सैलून में सिर्फ अपने खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट्स यूज करते थे। तो एक हैदराबाद में छोटी सी फैक्ट्री थी, हम वहाँ से नेचुरल प्रोडक्ट्स बनवाते थे। सो रादर देन यूजिंग शैम्पूज, कंडीशनर्स फ्रॉम वेरी एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स एंड हेयर मास्क, खुद के ही प्रोडक्ट्स बना के, जैसे हेयर थेरेपी करनी है तो वो अंडा दही खुद के फॉर्मूले थे। तो वो करते करते बेला वीटा की शुरुआत हुई, एंड 2018 में मैंने ज्वाइन किया उनको, जब मैंने देखा कि सैलून बहुत पिक कर गया और जो हमारे खुद के मेड प्रोडक्ट्स थे, जब उनकी डिमांड आने लगी कस्टमर्स से, वहां से बेला वीटा एज अ ब्रांड की शुरुआत हुई, एज अ D2C ब्रांड। एक महिला एक डिब्बे में क्रीम भर के डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हाँ। उसके बारे में भी बताइए। अच्छा, तो ये स्टोरी तो आपको पता ही है, बहुत लोगों को ही पता है। तो एक हमारे सैलून में लेडी आती थी, वो हर हफ्ते हमसे 2-2, 3-3 kg क्रीम खरीद लेती थी। तो हमें ये लगता था कि यार ये क्रीम का वो कर क्या रही है, कहाँ लगा रही है इतनी क्रीम। एंड एक दिन मैं अपनी सिस्टर का उनके पास पहुंचा और उनसे पूछा कि आंटी, आप ये जो क्रीम इतनी ले रहे हैं हमसे, कहाँ यूज़ करते हैं? तो पहले तो उन्होंने बताया नहीं। फिर मैंने बोला देखो, हम आपको सप्लाई करना बंद नहीं करेंगे, बट हमें बताओ, नहीं बताओगे तो बंद कर देंगे सप्लाई करना। तो उन्होंने छोटा सा एक सैंड जार बोलते हैं उसको हमारी इंडस्ट्री में, 50 ग्राम का वो डिब्बी निकाली, उसमें उनको उनका खुद का लेबल लगा हुआ था। तो उन्होंने बोला देखो यार, मैं ना आपकी क्रीम इसमें डाल के 500-500 रुपए की ये डिब्बिया बेचती हूँ। एंड आई थिंक वो मेरा जो लाइट बल्ब वहाँ पे स्विच ऑन हुआ कि यार सोचा ही नहीं इस बारे में कि हम अपने प्रोडक्ट को एक्चुअली मार्केट में सेल कर सकते हैं। एंड आई थिंक देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। वहाँ से आइडिया आया, सीधा चांदनी चौक गया, मैंने 500 जार्स खरीदे या 200 जार्स, मेरे को याद नहीं है, जार्स खरीदे। उन जार्स में हमारी 4 क्रीम्स होती थी, 2 क्रीम्स 2 जेल्स। एंड उसके बाद उनको अमेजोन पे लिस्ट किया, बेचना शुरू किया, अच्छा रिस्पॉन्स आया, एंड देन वहाँ से हम आगे बढ़े। स्किन केयर से फिर आप परफ्यूम्स में। करेक्ट। तो हम लोग जब स्किन केयर पे अच्छा प्रोग्रेस कर गए थे, वहाँ पे मुझे समझ आया कि यार स्किन केयर, यस, बहुत बड़ा टैम है, बहुत बड़ी मार्केट है, पर कंपटीशन भी उतना ही ज़्यादा है। एंड मेरे को परफ्यूम का बहुत शौक था बचपन से, मैं कलेक्टर भी था, मेरी जितने भी अब्रॉड में पढ़ाई रही है, मैंने हमेशा डिस्काउंट पे बहुत परफ्यूम्स खरीदे हैं। तो वहाँ से दिमाग में आया कि यार ये परफ्यूम को थोड़ा स्टडी करते हैं कि परफ्यूम बनते कैसे हैं, और क्या ये सच्ची में इतने ही महंगे बनते हैं जितने महंगे बिकते हैं। समझ आ गया निकिता कि ये एक्चुअली इतने महंगे नहीं बनते। 1 रुपए की चीज़ दुनिया 25 रुपए की बेचती है। तो हमने फिर उस 1 रुपए की चीज़ को 3-3.5 रुपए में बेचना शुरू किया, ताकि पूरा इंडिया अमेजिंग स्मेल कर सके और वहाँ से परफ्यूम। करेक्ट। और आप कहते हैं कि परफ्यूम
की जो आपकी शुरुआत है इस तरफ आने की, हार्ट ब्रेक जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इसमें। करेक्ट। क्या किस्सा है वो? यार वो किस्सा, हार्ट ब्रेक इम्पोर्टेंट रोल है क्योंकि हार्ट ब्रेक आपको एक किक देता है, ड्राइव देता है। हार्ट ब्रेक इज नॉट जस्ट रिलेशनशिप, हार्ट ब्रेक किसी भी, कोई आपका ईगो हर्ट करके भी आपका हार्ट ब्रेक कर सकता है। तो आई थिंक मेरे अंदर एक वो ज़ील थी कि यार कुछ करना है। एंड आई थिंक बचपन में वो जो कहानी थी, वो जो थी दैट द गर्लफ्रेंड ऑफ माइन जो बड़ा अच्छा परफ्यूम लगाती थी, तो सबसे पहले परफ्यूम में मैंने वो लॉन्च किया क्योंकि मेरे को वो परफ्यूम याद था मेरे दिमाग में। तो उसी का ही इंस्पिरेशन लेके हमने पहला बेला वीटा का एक ग्लैम परफ्यूम शुरू में लॉन्च किया था। और आज कितने प्रोडक्ट्स हैं आपके पास? आई थिंक बेला वीटा के अबाउट 30 ऑड परफ्यूम्स हैं अलग अलग। एंड हम अभी हमने बेला वीटा में परफ्यूम की तरह सेम चीज़ मेकअप में भी करी है, जहाँ पे हमने सेम कॉन्सेप्ट पे टॉप इंग्रेडिएंट्स ग्लोबल से सोर्स करके इंडिया में अच्छे प्राइस पॉइंट पे बेला वीटा का मेकअप भी लॉन्च किया है। तो अब मेकअप, स्किन केयर, परफ्यूम्स, ये सारी चीजें बेला वीटा में भी लॉन्च हो रही हैं। काफी सारी कैटेगरीज में आप लोग एंटर कर चुके हैं। कितनी बड़ी कंपनी है आज? बेला वीटा काफ़ी बड़ी कंपनी है, इंडिया की द लार्जेस्ट परफ्यूम कंपनी है। एंड साल का आई थिंक हम लोग 700-800 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू भी करते हैं। अभी आपने जिक्र किया कि इंटरनेशनली भी आप लोग जा रहे हैं अब। जी। जब परफ्यूम्स की बात आती है तो ऑयल्स की बात आती है। जी। इंडिया में जो ऑयल यूज हो रहे हैं वो बाहर से आते हैं, इंडिया में ही यूज हो रहे हैं? क्या है परफ्यूम्स में ऑयल? दोनों चीज़ें होती हैं कि इंडिया में भी ऑयल्स बनते हैं, बाहर से भी आते हैं, और बहुत सारी बाहर की ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने अपने फॉर्मुलेशंस के यूनिट्स इंडिया में लगा दिए। हम लोग अलग अलग कंपनीज हैं उनसे ऑयल्स लेते हैं, और अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने ऑयल्स खुद भी बनाएं। जब आप मार्केटिंग करते हैं तो सोशल मीडिया भरा पड़ा है आपके वीडियोस से। जी। आप खुद वहाँ पे जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, और मैं आपके इंटरव्यूज देख रही थी, उसमें एक स्टोरी भी थी कि आपका जो पहला एडवर्टीजमेंट था, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि आप परफ्यूम का चेहरा कैसे बने? आई थिंक मजबूरी से बना निकिता, क्योंकि जब हमने कंपनी शुरू करी इतने बजट्स तो थे नहीं। एंड जब एड्स बनाने शुरू किए, एंड ये फंडिंग से बहुत पहले की बात है, जब एड्स बनाने शुरू किए तो इतने अच्छे मॉडल्स तो हम अफोर्ड कर नहीं सकते थे। तो एक दिन एक शूट था, उनमें एक मॉडल ने आना था, तो काफ़ी पैसे खर्च के हमने पूरा सेटअप वेटअप कर दिया था। बट लास्ट मोमेंट पे वो मॉडल जो हैं उन्होंने मना कर दिया, या उनको कोई प्रॉब्लम होगी तो वो पहुंच नहीं पाई। तो मैंने कहा यार खर्चा तो हो चुका है। तो मैं था, मेरी एक फ्रेंड थी उस वक्त जो ऑफिस में आई हुई थी, तो मैंने उनको बोला कि आप भी शूट करो, मैं भी शूट करता हूँ, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो आई थिंक उस वीडियो में इतना कन्विक्शन से मेरा फ्लो आया कि लोगों ने ये नहीं देखा कि देखने में कैसा है या क्या है, लोगों ने उस चीज़ को बिलीव किया जो जेन्युइनली मैं प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहता था, और वर्क भी करता है। तो आई थिंक वहाँ से शुरुआत हुई कि मेरे को ये दिखाई दिया कि यार जब लोग ये रिलेट कर पा रहे हैं कि ये इंसान अपने प्रोडक्ट के बारे में इतना पैशनेटली, इतने अच्छे से समझा रहा है, तो लोगों ने उसको बाय इन किया और फिर प्रोडक्ट यूज़ किया। प्रोडक्ट तो अच्छे थे ही। तो आई थिंक वहाँ से वो किस्सा शुरू हो गया कि यार अगर अपने खुद के ऐड चल रहे हैं तो क्यों हम पैसे वेस्ट करें या स्पेंड करें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, मॉडल्स या इन्फ्लुएंसर्स में, हम अपनी कहानी खुद ही बताते हैं। जब हम परफ्यूम्स की बात करते हैं और आप खुद ही कहते हैं, आपका ब्रांड खुद ही कहता है कि हम अफोर्डेबल वे में आपको ये परफ्यूम्स प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब आप लोगों के पास जाते हैं कि भाई कंपैरिजन है एक इतना बड़ा कि इतना महंगा ब्रांड है, वो इतने में आपको दे रहा है, मैं वही प्रोडक्ट जो है आपको सस्ते में दे रहा हूँ, आपको लगता है लोगों को प्राइड फील होता है कि मैं पैसे भी बचा रहा हूँ? कैसा रिस्पॉन्स होता है? ऑफ कोर्स लोग बहुत खुश होते हैं, एंड आई थिंक वही एक कंज्यूमर के लिए ट्रू वैल्यू है कि अगर आपको सही प्राइस पॉइंट में राइट वैल्यू पे एक लग्जूरियस चीज़ एक्सपीरियंस करने का मौका मिले, देन व्हाई नॉट। आप देखिए ना, आजकल गाड़ियाँ देख लीजिए, जो नई गाड़ियाँ आई हैं, यू नो किया जैसी कंपनी, ये लोग अपनी गाड़ियों में कितने ऐसे फीचर्स दे रहे हैं जो मर्सिडीज, BMW तरह की गाड़ियों में मिलता है। तो जस्ट बिकॉज वो लोगो नहीं है बट फीचर्स वैसे ही हैं, तभी तो ये गाड़ियाँ इतनी चल रही हैं, बिकॉज आपको अच्छे फीचर्स एक वैल्यू ड्रिवन प्राइस में, कंफर्ट में मिल रहे हैं। कंज्यूमर की हम बात कर रहे हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो आपने सीखी कि ये चीज़ें सिर्फ मुझे कंज्यूमर ही सिखा सकता था, आप जब इतने लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं तब? सबसे पहला प्रोडक्ट बनाना। प्रोडक्ट बनाना आपको सिर्फ कंज्यूमर सिखा सकता है। प्रोडक्ट बनाना इन द सेंस सही प्रोडक्ट बनाना या सही प्रोडक्ट लॉन्च करना। बेला वीटा का कोई भी परफ्यूम लॉन्च करने से पहले हम लोग उन परफ्यूम्स को कम से कम 1000 कंज्यूमर्स पे टेस्ट करते हैं और उनका फीडबैक लेते हैं, और जो मेजॉरिटी कंज्यूमर्स पसंद करते हैं हम उन्हीं परफ्यूम्स को लॉन्च करते हैं। दूसरा मार्केटिंग, यू नो, और ये एक थोड़ा सीक्रेट है तो चलो मैं बता देता हूँ। कंज्यूमर से अच्छा आपको मार्केटिंग कोई नहीं सिखा सकता। उसका एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से आज आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, लेट्स से आज आप इस रूम में देखते हैं ये माइक लॉन्च कर रहे हैं या ये घड़ी लॉन्च करना चाहते हैं, ठीक है। अब आप ये घड़ी
50 कंज्यूमर्स के पास लेके जाइए, ओके, और उनको बोलिए देखिए मैं आपको ये अपनी ब्रांड की घड़ी बेचना चाहती हूँ, अब आप मुझे बताइए कि आप किस तरह का कंटेंट देखना पसंद करेंगे, या आप किस तरह का ऐड देखना पसंद करेंगे, या क्या मेरी कम्युनिकेशन होनी चाहिए जिससे आप ये घड़ी लेने के लिए मजबूर हो जाए। तो कंज्यूमर ही आपको बताएगा, अच्छा अगर ये आपका प्रोडक्ट है तो आप एक काम करो, आप एक वीडियो में मुझे ये चीजें बता दो, इससे मैं कन्विंस हो जाऊंगा या हो जाऊंगी कि मेरे को ये प्रोडक्ट चाहिए। आप D2C में इतने लंबे समय से काम कर रहे हैं, जी, लगता है कि इसमें अभी भी स्कोप है, और क्या इसमें पैसा बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है और बन रहा है, क्यों नहीं बन सकता। D2C का अभी तो सिर्फ इंडिया में टाइम शुरू हुआ है, अभी तो हमने बहुत आगे जाना है। आप अगर वेस्टर्न मार्केट्स देखें, US, UK, इन सब कंट्रीज में देखें तो वहां तो D2C बहुत बड़ा है। कौन सी 3 वो कैटेगरीज हैं D2C में जो आपको लगता है कि आने वाले फ्यूचर में, अभी कुछ सालों में अच्छे से फ्लॉरिश करने वाली हैं? सो आई वुड से अपैरल्स एंड वेरेबल्स, घड़ी हो गई, कपड़े हो गए, इन तरह की कैटेगरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, डेली यूज। आई वुड से ब्यूटी, पर्सनल केयर, वेलनेस में बहुत ज़्यादा स्कोप है। फूड, मेरा मानना है फूड में बहुत ही ज़्यादा स्कोप है। फूड में इंडिया में बहुत ज़्यादा इंडिया स्कोप में है। बहुत ज़्यादा स्कोप है। ओके, फूड में भी किस में? फूड में रेडी टू ईट हेल्दी स्नैकिंग, क्योंकि इंडिया पर वो में बहुत कॉस्टली भी है आकाश, वी कांट डिनाई विद दैट थिंग। ऐसा नहीं है। हेल्दी वाला सेक्टर जो है अभी भी उसको लेकर नकारा इसलिए जाता है कि भाई ये कॉस्टली पड़ जाता है लोगों को। कॉस्टली तब तक है जब तक कोई सॉल्व नहीं कर रहा। परफ्यूम कॉस्टली तब तक थे जब तक कोई सॉल्व नहीं कर रहा था। जब कोई सीरियस एंटरप्रेन्योर विद द राइट कैपिटल उसको सॉल्व करने के लिए आएंगे, तब तक वो सॉल्वेबल प्रॉब्लम है, वो अफोर्डेबल भी हो जाएगा। हमारे यहाँ एक बहुत छोटा सा जीरा करके कोई कोल्ड ड्रिंक है जो जी। ऊपर कैंटीन में मिलता है, जी, एंड आई एम शॉक्ड बाय सीइंग हिज सेल। कोको कोला बगल में रखी रहेगी, लेकिन लोग जाकर स्पेशली उससे मांगते हैं कैंटीन वाले बंदे से कि भाई Correct. जीरा दीजिए। क्योंकि इंडियन टेस्ट के लिए है, कोका कोला से मे बी बेटर है, मे बी उसमें शुगर कंटेंट कम है, तो व्हाई नॉट। Major, और प्राइस पॉइंट भी बेटर होगा मेरे हिसाब से। हाँ, पर ये कभी कभी आपको लगता है कि प्राइस पॉइंट नेगेटिव भी हो जाता है, क्योंकि कभी भी नहीं, दोनों कभी भी नहीं। markets- आप मेरे को बताइए कि अगर आपको एक अच्छी चीज मिले पर वो एक महंगी ब्रांड से सस्ती हो, तो क्या आप मना कर दोगे कि नहीं यार मैं ये नहीं लूंगी, मेरे को तो महंगा आइटम दे दो आप। अगर आप ठीक से कम्युनिकेट करके राइट प्रोडक्ट राइट प्राइस पॉइंट पे बेचें तो वो कभी खराब नहीं हो सकता। पर फिर ऐसे में D2C में जो नॉर्मल लोग हैं जिनके पास बहुत बड़ा बजट नहीं है या बहुत बड़े प्लेयर्स से कम्पीट नहीं कर सकते, वो तो एंटर ही नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, हमने भी तो एंटर किया था। आज भी कितने ऐसे ब्रांड्स हैं जो एंटर कर रहे हैं, उनको क्या रोक रहा है एंटर करने के लिए। डायरेक्ट टू कंज्यूमर का मतलब क्या है कि आप कंज्यूमर को डायरेक्टली कोई चीज बेच रहे हो। जरूरी थोड़ी ना कि वो वेबसाइट पे ही बेचनी है, फेसबुक इंस्टा पे ऐड चला के। डायरेक्ट टू कंज्यूमर तो आपके ऑफिस में भी कोई स्टॉल लगा के बेच सकता है, घर के बाहर भी स्टॉल लगा के बेच सकता है, कॉलेज में स्टॉल लगा के बेच सकता है, छोटी सी दुकान पे रख सकता है। डायरेक्ट टू कंज्यूमर इज सेलिंग समथिंग फ्रॉम मी टू यू। लोग धोखा कहाँ खा जाते हैं कि डायरेक्ट टू कंज्यूमर का मतलब है कि मेरे को एक बहुत अच्छी वेबसाइट बनानी पड़ेगी, 100 प्रोडक्ट्स लॉन्च करने पड़ेंगे, बहुत बड़ी एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी, तब बनूंगा मैं D2C ब्रांड। नहीं, D2C ब्रांड तो अगर आपने एक ड्रिंक भी लॉन्च करनी है, आप शुरू में जिस ऑफिस में काम कर रहे हो उसे कैफेटेरिया में रखवा के शुरू कर लो, अपने आप वर्ड ऑफ माउथ फैलेगा। सो एवरीथिंग इज D2C। एक रेस्टोरेंट भी D2C है। मुझे ये बताइए, जब आप इंडिया में तो सर्व कर ही रहे जी। हैं, लेकिन जब आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाते हैं, वहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स भेज रहे होते जी। हैं, तो आपको क्या मार्केट डिफरेंसेस नजर आते हैं? कुछ भी नहीं। जो Okay. मेंटालिटी इंडिया की है वही मेंटालिटी बाहर की है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स जो हम इंसान हैं, हम सबका सोचने का तरीका बहुत सिमिलर है, सिर्फ टेस्ट फर्क होता है। लेट्स से इंडिया में ऊद टाइप के परफ्यूम ज़्यादा चलते हैं, बाहर थोड़े फ्रेश एक्वेटिक परफ्यूम ज़्यादा चलते हैं। मौसम का फ़र्क है तो लोगों का बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ उनकी चॉइस वो फ़र्क हो जाता है। बट वैल्यू ड्रिवन कंज्यूमर हर जगह सेम है। डिस्काउंट सबको चाहिए, वैल्यू सबको चाहिए, राइट प्रोडक्ट राइट प्राइस पे सबको चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्व सबको अपनी करवानी है, तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं है। एक अच्छा प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? अपने आप को कस्टमर बना लो। अच्छा प्रोडक्ट आप तभी बना पाओगे जब आप अपने प्रोडक्ट को बिना किसी बायस के, मतलब बिना पार्शियलिटी के देखोगे। और अपना प्रोडक्ट या सर्विस बनाने के बाद ये देखो न्यूट्रल होके कि क्या आप उस प्राइस पॉइंट में आपका बनाया हुआ प्रोडक्ट या सर्विस खरीदोगे या नहीं, क्या आपको उसकी नीड है या नहीं। पुश प्रोडक्ट बनाओगे तो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। ऑनलाइन अगर मार्केट में हम उतर रहे हैं तो 2-3 कौन सी स्ट्रैटेजीज होंगी जो एक यंग एंटरप्रेन्योर को अपनानी चाहिए? सबसे पहले तो उसका कंटेंट क्रिएशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। उनको कंटेंट ऐसा बनाना चाहिए जो कंटेंट देख के लोग उस प्रोडक्ट से आकर्षित हों, अट्रैक्ट हों। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, उनकी वेबसाइट बहुत यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए।
अगर वो ऑनलाइन करने जा रहे हैं कि वेबसाइट में ट्रस्ट फैक्टर बहुत होना चाहिए। एक फ़ोन नंबर वेबसाइट पे ज़रूर, चाहे वो आपका खुद का मोबाइल नंबर हो, डजेंट मैटर, पर एक नए ब्रांड के लिए कंज्यूमर जब वेबसाइट पे आए एक फ़ोन नंबर ज़रूर होना चाहिए कि कंज्यूमर हाथ के हाथ फ़ोन करके कंफर्म कर ले या पूछ ले कि जेन्युइन है या नहीं है। थर्ड, अपने रिपीट्स को या फिर अपने रिजेक्शन को कम करने के लिए, ताकि लॉजिस्टिक्स पे पैसा ना खर्च हो, आप कोई भी ऑर्डर शिप करने से पहले कस्टमर से कंफर्म ज़रूर कर लें कि मैं आपका ऑर्डर शिप करने जा रहा हूँ, प्लीज़ उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा, वरना वो प्रोडक्ट जब मेरे पास वापस आएगा मेरा खर्चा बहुत लग जाएगा और मेरी कंपनी फेल हो सकती है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपने एक कभी ऐसे कुछ किया है? बहुत, मेरा नंबर तो इतना ज़्यादा स्प्रेड आउट है क्योंकि शुरू में बेला वीटा की वेबसाइट पे मेरा ही मोबाइल नंबर था जिसमें मैं साफ लिखता था दैट इफ़ यू हैव एनी इशू, एनी प्रॉब्लम, प्लीज़ कॉल दिस नंबर टू स्पीक टू आवर एक्सपर्ट्स। वो एक्सपर्ट मैं ही होता था, तो वो अलग बात है। नाम भी बने हुए हैं। हाँ, तो पर मैं ही अपना कॉल सेंटर था। फाउंडर्स बहुत कुछ, मतलब आप जब बात करते हैं तो पता चलता है कि वो कितना कुछ कर रहे थे, मल्टीटास्किंग भी चल रही थी, गिव अप नहीं कर रहे थे। लेकिन जी, क्या मंत्रा होता है, मतलब हर दिन मोटिवेट करना अपने आप को इतना आसान नहीं है जितना बोल दिया जाता है। आप कभी वैष्णो देवी गए? हाँ, गई हूँ। ओके, चढ़ाई करके जाते हैं, घोड़े पे जाते हैं? चढ़ाई करके जाते हैं। क्या आसान है, मुश्किल है? एक समय में बीच में आपको शायद मुश्किल लग सकता है, लेकिन ठीक है, आप चले जाएंगे। तो जब आपको वैष्णो देवी की चढ़ाई करते वक्त बीच में थकान हो जाती है या मोटिवेशन लूज हो जाती है, आपको ऐसी क्या चीज़ मोटिवेट करती है कि नहीं यार ऊपर तक चलते हैं? माता के दर्शन हो जाएंगे। माता के दर्शन करके आपको क्या मिलेगा? एक सेटिस्फैक्शन, पीस ऑफ माइंड। यही एक स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर की जर्नी है कि आप अपने आप को रोज उस चढ़ाई में यही सोच के मोटिवेट करते हो कि जब मुझे ये चीज़ मिल जाएगी जिसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तब मुझे कितना अच्छा लगेगा। तो जब भी आप डीमोटिवेट हो, बस उस पल को जी लो जो पल के लिए आप मेहनत कर रहे हो, आप वापस मोटिवेट हो जाओगे। इंडिया के लिए 2-3 ऐसे बिजनेस आइडियाज बताइए जो आपको लगता है इन फ्यूचर स्कोप है और अभी उधर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। ऐसे नहीं कहता, बहुत ब्रॉड क्वेश्चन है, बहुत सारे बिजनेसेस हैं। आप अपनी कैटेगरी को लेकर भी बता सकते हैं। इंडिया में अभी भी जैसे मैं बोलता हूँ वेलनेस, न्यूट्रिशन, फूड, स्नैकिंग, कपड़े, वेरेबल्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी लोगों के पास सही प्राइस पॉइंट पे नहीं जा रही या सही वैल्यू पे नहीं जा रही, सही क्वालिटी में नहीं जा रही। आप देखिए ना, हम कितने ऐसे ब्रांड्स हैं जो जब अब्रॉड शॉपिंग करते हैं और वही ब्रांड्स इंडिया में भी प्रेजेंट है, उनका टेस्ट फ़र्क होता है। तो आज अगर हम इंडियंस को ही, अपने देशवासियों को, हिंदुस्तानियों को, भारतीयों को अच्छे प्रोडक्ट्स, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बाहर से रिवर्स इंजीनियर करके देने शुरू कर दें, क्योंकि हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग बहुत सस्ती है, तो किसी भी इंडस्ट्री में स्कोप है, बहुत स्कोप है। मैन्युफैक्चरिंग में भी स्कोप है, बिल्कुल है। इंडिया तो अब वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा एक्सपोर्ट हब बन ही रहा है धीरे धीरे। दरवाजे खुलने शुरू हुए हैं। अब तो हमारा टाइम आया है, तो मैन्युफैक्चरिंग में तो बिल्कुल बहुत स्कोप है। एंड आई थिंक गवर्नमेंट सब्सिडीज भी बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा है, तो मैन्युफैक्चरिंग में बिल्कुल स्कोप है। और मैन्युफैक्चरिंग में दोनों चीज़ें भी हो सकती है। आप अपना कोई ब्रांड स्टार्ट कर रहे हैं तो आप अपना भी मैन्युफैक्चरिंग करके साथ में अदर ऑर्डर्स भी आप कर सकते हैं। मैं थोड़ा उसमें डिसएग्री करता हूँ कि आप मैन्युफैक्चरर और सेलर या ब्रांड दोनों नहीं बन सकते, बहुत मुश्किल हो जाता है। आप दो नाव पे पैर रखोगे शुरू में तो आपका कुछ भी नहीं चलेगा। दूसरा, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, लेट्स से मैं मैन्युफैक्चरर में परफ्यूम बनाता हूँ और मेरा ब्रांड भी है, आप एक नया परफ्यूम ब्रांड लॉन्च करना चाहते हो, क्या आप मेरे पास आओगे? नहीं आओगे। क्यों? आपको ये फियर रहेगा कि अगर आपका परफ्यूम चल गया तो मैं वो सेम चीज़ कॉपी करके अपने ब्रांड में लॉन्च कर सकता हूँ। तो आज मैन्युफैक्चरिंग एक अलग फील्ड है, ब्रांड बनाना एक अलग फील्ड है। आई डोंट थिंक दोनों को मिक्स करना चाहिए। ठीक है, आप मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हैं? बहुत ज़्यादा, मैं मैनिफेस्टेशन में बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ। बताइए अपनी इस जर्नी के बारे में। निकिता, जर्नी यही है कि आपको जो बनना है आप वो सोचना शुरू कर दीजिए कि मैं ये बन रहा हूँ और मेरे साथ ये हो रहा है, एंड धीरे धीरे आपके साथ वो होना भी शुरू हो जाएगा। डिटेल में बताइए कैसे आपके लिए इसने काम किया? मेरे लिए इसने ऐसे काम किया कि मुझे लाइफ में जो भी चाहिए था, जिस तरह का लिविंग स्टैंडर्ड चाहिए था, जिस तरह की खुशियाँ चाहिए थी या जिस तरह का पर्सनालिटी चाहिए थी, मैं उस तरह के लोगों को देख के विजुअलाइज करता था कि यार मैं भी ऐसा कुछ बन जाऊं या मैं भी इस तरह से चलूं, इस तरह से बात करूं। आई थिंक मेरी पर्सनालिटी 10-12 अलग अलग लोगों की पर्सनालिटी का एक मिक्सचर है, जिनको मैं देख के बड़ा हुआ हूँ या जिनको मैंने देख के बहुत कुछ सीखा है और जिनकी तरह मैं बनना चाहता था। एंड जितना मैंने सोचा, जितना मैंने महसूस किया, जितना मैंने उस चीज़ के बारे में उस चीज़ को जीना शुरू किया, वैसा ही मैं बनता चला गया। आपके बारे में जब मैं पढ़ रही थी तो आपका एक स्पेशल इंटरेस्ट मुझे दिखा अमेज़न के हैक्स में। जी। 3 हैक्स बता दिए।
अमेज़न का पहला हैक है कि आपकी जो लिस्टिंग इमेजेस हैं वो बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, बहुत एक्सपीरियंशियल होनी चाहिए कि फ़ोटो देख के इंसान को समझ आ जाए आप क्या बेचना चाह रहे हो। दूसरा, आपके कीवर्ड्स, आपका जो प्रोडक्ट है आपको उसकी लिस्टिंग में, अपनी टाइटल्स में राइट कीवर्ड्स डालने बहुत ज़रूरी हैं। एंड तीसरा, आपको जिस लेवल पे पहुंचना है अमेज़न पे, अगर आप किसी कैटेगरी में बेस्ट सेलर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले देखिए कि जो ऑलरेडी उस कैटेगरी में बेस्ट सेलर है उसका पूरा लिस्टिंग, उसका प्रोडक्ट कैसा है, और एक बारी आप जब उसको पूरा स्टडी कर लेंगे तो उसकी बेस्ट चीज़ें उठाइए और अपने में डालिए। इंडिया में फंडिंग को लेकर के बहुत सी बातें रही हैं, फंडिंग विंटर को भी लेकर के बातें हुई हैं। आपको लगता है आज भी उतना ही मुश्किल है जितना अगर मैं 2012 में अगर स्टार्टअप शुरू कर रही होती तो उतना था? फंडिंग विंटर आती जाती रहती है, फंडिंग कभी है कभी नहीं है, वो डिपेंड करता है, पर एक सही कंपनी के लिए कभी भी फंडिंग की प्रॉब्लम नहीं होती, ये मेरा मानना है। अगर आप एक राइट प्रोडक्ट, राइट कंपनी, राइट मेट्रिसेस के साथ बना रहे हैं तो आपको फंडिंग के लिए कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर हैं, अगर आपका प्रोडक्ट में दम है, प्रोडक्ट में वैल्यू है, रिपीट रेट अच्छा है, आप प्रॉफिट्स कमा रहे हैं अपनी सेल्स में, आप अपने खर्चे निकाल रहे हैं, तो आपको फंडिंग की क्या, आई डोंट थिंक, कमी नहीं होगी। और फंड खर्चे निकालने का मतलब ये है कि लेट्स से आपकी सैलरीज बहुत ज़्यादा हैं, पर सैलरीज को हटा के, इसको हम CM3 बोलते हैं, सैलरीज को हटा के आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल है तो भी आपको फंडिंग बड़े आराम से मिल जाती है। यंग एंटरप्रेन्योर, मान लीजिए मेरा एक कैंडल का बिजनेस है, मुझे अपनी सेल्स बढ़ानी है जी, ठीक है, तो इसके लिए मुझे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं अपनाने होंगे? सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपकी कैंडल किस कैटेगरी या किस तरह की ऑडियंस के लिए बनी है। क्या आपकी कैंडल 1000 रुपए की है, क्या आपकी कैंडल 100 रुपए की है? पहला मुझे ये बताइए। 100 रुपए की। 100 रुपए की है। अब आपको देखना है कि आपकी जो 100 रुपए की कैंडल है ये किस तरह के लोग खरीदेंगे। कौन ऐसे लोग हैं जो 100 रुपए की अरोमा कैंडल बना रहे हैं आप? कौन ऐसे लोग हैं जो 100 रुपए की अरोमा कैंडल यूज करते हैं? अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। क्या अरोमा कैंडल एक नेसेसिटी प्रोडक्ट है, एक सुपर लग्जरी प्रोडक्ट है? आपको क्या लगता है? नेसेसिटी तो नहीं है, सुपर लग्जरी है। सुपर लग्जरी वाले इंसान 100 रुपए की चीज खरीदेंगे, 1000 रुपए की चीज खरीदेंगे? तो आपका पहली बात 100 रुपए का कैंडल लॉन्च करना ही गलत है, क्योंकि 100 रुपए की चीज वो इंसान खरीदेंगे जिनको पहले अपनी नीड चाहिए या जो लग्जरी आइटम्स नहीं खरीदेंगे। तो या तो होता है ना कि कैंडल एक ऐसी चीज है जो सबको चाहिए पर मिल नहीं रही, तब आप 100 रुपए की कैंडल लॉन्च करो। बट अगर उसकी इतनी नीड ही नहीं है तो आप 100 रुपए की कैंडल लॉन्च करके क्या करोगे? तो सबसे पहले तो आपको आपका प्रोडक्ट ही उस प्राइस पॉइंट पे लॉन्च करना चाहिए या उस वैल्यू, उस कंज्यूमर के लिए जो उस प्रोडक्ट की वैल्यू करता हो। इसी के साथ ये बता दीजिए कि आने वाले 5 सालों के लिए आप लोग क्या क्या स्टार्ट करने वाले, क्या है पंचवर्षीय योजना? पंचवर्षीय योजना कुछ नहीं है निकिता। वी लिव इन द प्रेजेंट व्हाइल नोइंग अबाउट द फ्यूचर, कि हमें फ्यूचर में ये करना चाहिए। थैंक यू सो मच आकाश, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कैसा लगा आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा, एंड यू गॉट अ फैंटास्टिक ऑफिस, इतने अच्छे लोग हैं, इतना अच्छा सेटअप है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, एंड आई होप हम लोगों तक अपने मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचा सकें। श्योरली, थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ आकाश। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और भी ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहें जी बिजनेस पर।